गुड मॉर्निंग बच्चों। सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। मैं पीजे पटेल मैम आपको आज कक्षा 12वीं का मनोभार के चैप्टर में मनोभार के जो प्रभाव है उसके बारे में आपको आज समझाऊंगी। मनोभार बिना का जीवन आधुनिक जीवन शैली में संभव है नहीं और हर एक के जीवन शैली के साथ ये अनिवार्य रूप से जुड़ गया हुआ है। अधिकतर लोग जो होते हैं वो हल्के या अधिक मनोभार का अनुभव करते हैं। मनोभार का नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। यानी नेगेटिव खराब असर खाली मन से अपने सोचते हैं, कोई टेंशन करते हैं तो उसका असर खाली मन पर रहता है, उसका असर शरीर पर भी होता है। तो शरीर पर कैसा कैसा असर होगा आगे मैं आपको सभी समझाती जाऊंगी। तो सबसे पहला आपने देखेंगे शारीरिक प्रभाव। इसमें शारीरिक प्रभाव और मानसिक प्रभाव। तो मानसिक प्रभाव बाद में देखेंगे, उससे पहले अपने देखेंगे क्या शारीरिक प्रभाव। तो मनोविज्ञान का शारीरिक प्रभाव जानने के लिए जो अपने मनोभार के परिणाम स्वरूप व्यक्ति जो मनोभार होता है उसकी वजह से अंतःस्राव के प्रमाण में तथा रक्त के दबाव एवं जो हृदय की धड़कन होती है वो तेज हो जाती है। श्वसन तंत्र, रुधिराभिसरण तंत्र, पाचन तंत्र, स्नायु तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की जातीयता, प्रजनन क्षमता, रोग प्रतिकारक शक्ति आदि पर क्या होता है, निषेधात्मक या नेगेटिव असर, उसका निषेधक प्रभाव पड़ता है। मनोभार के प्रभाव के अनुसंधान में कैनेडियन शरीरशास्त्री हांस सेली ने फिजिशियन हांस सेली ने 1956 में संशोधन कार्य किया। उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया कि बाह्य मनोभारक हमारे स्वास्थ्य को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने सभी प्रकार के मनोभारकों के सामने शारीरिक प्रतिक्रिया को जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम्स के रूप में बताया है। उसके 3 सोपान है। पहला है सुरक्षा तंत्र और मनोभार। मनोभार के समक्ष हमारा शरीर निश्चित प्रकार की प्रतिक्रिया करता है जिसके 3 सोपान है। पहला चेतावनी का सोपान। चेतावनी का सोपान मीन्स कि जब सोपान ये शरीर का अनुकंपी चेता तंत्र सामने आई हुई चुनौती जो होती है उसका सामना करने के लिए वो प्रवृत्तिशील हो जाता है। तो यदि कोई जंगली प्राणी सामने आ जाए तो उससे बचने के लिए व्यक्ति प्रयत्न करेगा, जिससे शरीर में एड्रिनल ग्रंथि जो है वो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ेगी और परिणाम स्वरूप व्यक्ति की शक्ति में बढ़ोतरी होगी। स्नायुओं में खिंचाव होगा, दर्द की संवेदनशीलता कम होगी और जठर की ओर जाने वाला जो रक्त है उसकी मात्रा कम होगी। खून का दबाव बढ़ेगा जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति इस प्राणी के सामना करने या उससे पलायन करने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार जीवन में आने वाले अधिकतर मनोभारकों के समक्ष व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है। ये मनोभारक इस तरह से, यहाँ प्राणी की बात हुई, उस तरह से आप रास्ते से जा रहे हो व्हीकल लेकर, अकस्मात आप अचानक आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला व्हीकल से आप टकरा जाओगे तो उस टाइम भी यही प्रक्रिया अपनी बॉडी में से एड्रिनल ग्रंथि होती है, वो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है जिसके परिणाम स्वरूप अपने स्नायुओं में खिंचाव, संवेदनशीलता आदि वो प्रक्रिया है वो अपनी ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी में परिवर्तन हो जाता है और व्यक्ति उसका सामना करता है। दूसरा है प्रतिकार का सोपान। इस सोपान में शरीर जो है वो अनिवार्य रूप से ऐसे तनाव के साथ संयोजन करने अथवा उसका प्रतिकार या सामना करने का प्रयास करता है। तो ये दूसरा सोपान है। इस सोपान में चेतावनी का सोपान के शारीरिक परिवर्तन तो जारी रहता ही है, परंतु वह शरीर के दूसरे भारकों का सामना करने में कमज़ोर पड़ता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति कैंसर का शिकार हो और उसका सामना करता हो तो वह हताशा, खिन्नता का शिकार सरलता से हो जाता है। यानी बीमारी है, उसको मालूम है कि कैंसर है, तो उसकी वजह से वो हताशा और खिन्नता का शिकार आसानी से बन जाता है। वो हताश रहता है और ये खिन्नता का जो मानसिक विकृति है उसका भी शिकार बन जाता है। तो ये दूसरी मानसिक बीमारियाँ उस पर हावी हो जाती है।
इस सोपान में व्यक्ति यंत्रवत कार्य करता हो ऐसा अनुभव करे, सदैव थकान एवं चिंता का अनुभव करे, पूर्ण रूप से नींद न ले सके। कभी इनसे छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति व्यसन का सहारा लेता है। यदि अधिक थकान के कारण स्मरण शक्ति कमजोर बनने लग जाए तो ये कभी कभी ऐसे भी लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये हुआ प्रतिकार का जो सुरक्षा तंत्र और मनोभार में दूसरा सोपान। तीसरा था थकान का सोपान। इस सोपान में व्यक्ति शारीरिक कमजोरी का अनुभव करे, स्वयं को अधिक चिंता रहने का स्वीकार करे, शारीरिक मानसिक रूप से टूट जाए, हताश हो जाए, लगातार मनोभार रहने से शारीरिक क्षमता कम हो जाए, शारीरिक समस्याओं का संभावना बढ़ जाए, अंत में व्यक्ति बीमारी का शिकार बन जाता है। स्नायुओं के लंबे समय तक खिंचाव के कारण मस्तिष्क या गर्दन दर्द, रक्त का ऊंचा दबाव, पाचन तंत्र की बीमारियां, मानसिक रोगों का शिकार होने की भी संभावना बढ़ जाती है। यानी व्यक्ति को लंबे समय तक शारीरिक कमजोरी जो रहती है व्यक्ति को, उसका अनुभव करते करते उसके अंदर मानसिक बीमारियां भी बढ़ने लगती है। जैसे कि चिंता रहती है, उसका शिकार करता है, मानसिक रूप से टूट जाता है, हताश हो जाता है, शारीरिक क्षमता भी कम हो जाती है और शारीरिक समस्याओं की संभावना बढ़ जाए, जैसे कि जो समस्या है और भी दूसरी शुरू हो जाए, व्यक्ति बीमार का शिकार बन जाता है। और लंबे समय जो स्नायुओं के खिंचाव की वजह से मस्तिष्क में या गर्दन का भी दर्द हो जाता है, तो ये पाचन तंत्र की बीमारियां बढ़ जाती है। ये सभी मानसिक रोगों का भी शिकार बन जाने की संभावना बढ़ जाती है। अपना आगे का अपने ने इससे ये पॉइंट कौन सा समझा? शारीरिक प्रभाव किसका? मनोभार का। और दूसरा पॉइंट देखेंगे मनोभार का मनोशारीरिक जो है उसके रोग। यदि तनाव लगातार रहता है तो शरीर के परिवर्तन तथा अंतःस्राव के कारण शरीर को नुकसान पहुंचता है और व्यक्ति मानसिक रोगों का शिकार बन जाता है। मानसिक रोग अर्थात जिसके कारण मनोवैज्ञानिक है परंतु उसके परिणाम शारीरिक रोगों के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये व्याख्या आपको लिखनी है कि मानसिक रोग अर्थात क्या? तो मानसिक रोग अर्थात कि वो जिसके कारण मनोवैज्ञानिक है और उसका परिणाम क्या है? शारीरिक रोग के रूप में दिखाई देता है। जो मानसिक रोग, दूसरी भी व्याख्या है कि मानसिक रोग अर्थात मानसिक कारणों के द्वारा होने वाले शारीरिक रोग। तो ये क्या हुआ? जो अपने मानसिक या स्ट्रेस की वजह से शरीर में नुकसान होता है उसे मानसिक रोग की वजह से जो होता है उसे मानसिक रोग कहते हैं। उसके कारण क्या होते हैं? मानसिक। और रोग कौन से होते हैं? शारीरिक। वर्तमान समय में कई लोग हृदय संबंधी रोग, ब्लड प्रेशर, श्वास, डायबिटीज, जठर में होने वाले घाव, ब्रेन स्ट्रोक जैसे शारीरिक रोगों के शिकार होते दिखाई देते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपने देखेंगे हृदय संबंधी रोग एवं ब्लड प्रेशर। सामान्य संयोगों में एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की धड़कन प्रत्येक मिनट में 70 से लेकर 75 होती है तथा सामान्य रूप से खून का नीचे का दबाव 80 यानी 80 एवं ऊपर का 120 दिखाई देता है। परंतु मनोभार की मात्रा बढ़ने से रक्त गठित कम हो जाती है, धमनियों का मुंह सिकुड़ जाता है और धमनी सख्त हो जाती है। हृदय को शरीर के अन्य भागों में रक्त पहुंचने के लिए अधिक कार्य करना पड़ता है जिसके रक्त का दबाव बढ़ जाता है। एक अभ्यास के अनुसार मनोभार के कारण हृदय रोग का खतरा 50% यानी 50% जितना बढ़ जाता है। तो ये क्या हुआ? मानसिक जो अपने मनोभार जो व्यक्ति को रहता है उसकी वजह से क्या होता है? लोगों को हृदय संबंधी जो बीमारियां होती है या हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। आगे है दमा या श्वास। दम के रोगों के लिए शरीर के आंतरिक एवं बाह्य कारण जिम्मेदार होते हैं। इसमें आंतरिक कारण के लिए अधिकतर मनोभार जिम्मेदार है। एक अभ्यास के अनुसार जिन बालकों को बार बार दमा की बीमारी होती है उनमें मुख्य रूप से भावना संबंधी मनोभार जिम्मेदार होते हैं। इस रोग के बालक के परिवार एवं माता पिता को पारिवारिक मानसोपचार दिया जाए तो बालक जो होता है उसकी दमा की बीमारी का नियमन किया जाता है। इस प्रकार के कई रोगियों को मनोभार के नियंत्रण की तालीम दी जाए तो दमा के आक्रामक
को कम किया जा सकता है। मधुप्रमेह या डायबिटीज़। टाइप 2 प्रकार के डायबिटीज़ अधिकतर मनोभार से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। डायबिटीज़ 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। यहाँ जो मनोभार के साथ जुड़ी हुई है वो टाइप 2 प्रकार की डायबिटीज़ दिखाई देती है। डायबिटीज़ के रोगियों में ऊपर मनोभार का विपरीत प्रभाव दिखाई देता है। मनोभार के कारण स्वादुपिंड की कार्य क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण इंसुलिन योग्य मात्रा में उत्पन्न न होने से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम अधिक होती है। इन रोगियों में मनोभार की मात्रा कम हो तो डायबिटीज़ पर नियमन हो सकता है। आगे है जठर में घाव या छाले। मनोभार के कारण जठर में एसिड के स्राव की मात्रा बढ़े तथा व्यक्ति संपूर्ण मात्रा में भोजन न करे तो परिणाम स्वरूप जठर की दीवार पर घाव छाले पड़ जाते हैं, जिसे जठर के छाले या अल्सर कहते हैं। उच्च पद पर कार्यरत लोगों के ऊपर काम के भार की अधिकता के कारण अल्सर रोग के शिकार होते हैं। तो ये भी एक मनोभार की वजह से होता है। मस्तिष्क का स्ट्रोक। मस्तिष्क को प्राप्त होने वाले रक्त का प्रमाण कम हो या रुकावट आने से उपर्युक्त रोग होते हैं। इसमें मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आवश्यक तत्व प्राप्त न होने से मस्तिष्क के कोषों को नुकसान पहुंचता है, तो वो नष्ट हो जाते हैं। इसके कारण धमनियों में रुकावट अथवा मस्तिष्क में रक्त पहुंचने वाली नलियाँ हेमरेज दिखाई देता है। स्ट्रोक के लक्षणों में बोलने की, समझने की क्षमता का कम होना, हाथ पैर लकवा हो जाना, एक या दोनों आँखों में देखने में परेशानी होना, मस्तिष्क में दर्द रहना, चलने में परेशानी आदि लक्षण दिखाई देते हैं। अब आगे का पॉइंट है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। सबसे पहला कौन सा देखा? शारीरिक। दूसरा कौन सा देखा? मनोशारीरिक। और तीसरा है मनोवैज्ञानिक। तो ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव, तो मनोभार के प्रभाव के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के मनोशारीरिक रोग होने की संभावना है। यानी मनोभार के कारण पहले शरीर पर ये अपने ने आगे देखा कि ये बीमारियां शारीरिक हो सकती है। अब मानसिक बीमारियां कौन सी हो सकती है। उसी प्रकार मनोवैज्ञानिक प्रभाव से व्यक्ति की मानसिक बाबतों पर निषेधात्मक प्रभाव दिखाई देता है। इनमें से खिन्नता, डिप्रेशन, निर्णय प्रक्रिया एवं समस्या समाधान में खलल या रुकावट आना तथा समायोजन की समस्या भी दिखाई देती है। तो इसमें सबसे पहला है खिन्नता। किसी भी व्यक्ति को मनोभार के तीसरे सोपान का प्रभाव लंबे समय तक रहे तो शरीर के अंतःस्राव में परिवर्तन होता है, जिसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के मनोभार एवं भावनाओं पर होता है कि व्यक्ति किसी आवश्यकता को पूर्ण न होने पर हताश का शिकार बन जाता है। हताशा लंबे समय तक रहने से खिन्नता दिखाई देती है। इसमें अधिकतर चिंता, पाचन क्रिया में परेशानी, नींद की परेशानी, किसी कार्य में रुचि न होना, अशक्ति, अपराध की भावना, मृत्यु का विचार, एकाग्रता में अवरोध आदि लक्षण दिखाई देते हैं। उसकी तीव्रता बढ़ने से व्यक्ति में आनंद का अभाव, प्रवृत्तियों से दूर रहने का मनोभार, वजन कम होना, खिन्नता, विचार करने की शक्ति में कमी, निरर्थकता का भाव, मृत्यु एवं आत्महत्या के विचारों का प्रधानता दिखाई देती है। उसके बाद आता है निर्णय में ये खिन्नता हुई। निर्णय प्रक्रिया में भी प्रभाव। व्यक्ति ऐसा मनोभार के नीचे दबने से उस व्यक्ति के जो निर्णय लेने की क्षमता है उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसी परिस्थिति में योग्य वास्तविक मूल्यांकन, अपना यथार्थ प्रत्यक्षीकरण दोनों और आधार से निर्णय लेने के लिए स्वस्थ एवं संचित से सर्वग्राही रूप से विचार करना आवश्यक है। तीव्र मनोभार की परिस्थिति में व्यक्ति तार्किक रूप से विचार नहीं कर सकता है और जिसके निर्णय प्रक्रिया पर उसका प्रभाव पड़ता है वो निर्णय लेना टालता है या दूसरों पर अवलंबित रहता है, खुद निर्णय कभी करता नहीं है। समस्या समाधान में बाधा, यानी जो समस्या आई है उसके समाधान में वो अपने को उसमें से हल निकाल नहीं सकता है, उसकी शक्ति कुंठित हो जाती है। सोचना, उसके विधायक एवं निषेधित परिणामों के बारे में सोचना, प्रयत्न बढ़ाना एवं भूलों की मात्रा को कम करना आवश्यक है, जबकि तीव्र मनोभार वाला व्यक्ति इसके लिए सक्षम नहीं होता है। तो ये छोटी समस्या भी उसे गंभीर लगती है और परिस्थिति का अयोग्य मूल्यांकन करता है और समस्या समाधान के लिए योग्य दिशा एवं विचार नहीं कर पाता है। इस तरह समाधान में वो बाधा उत्पन्न करता है। समायोजन लक्षी प्रश्न। समायोजन अर्थात बदलते हुए पर्यावरण के साथ स्वयं को अनुकूल बनाना या बदलती परिस्थिति को
अनुकूल हो जाना, ये समायोजन की व्याख्या आपको लिखनी है कि समायोजन अर्थात बदलते हुए पर्यावरण के साथ अनुकूल बनना या बदलती परिस्थिति में अनुकूल हो जाना। तीव्र मनोभार से पीड़ित व्यक्ति में अनेक प्रकार के शारीरिक परिवर्तनों के कारण उसकी शक्ति, कार्यक्षमता, विचार की क्षमता, आत्मविश्वास आदि पर निषेधक प्रभाव पड़ने से स्थगितता का अनुभव करता है। जीवन में जो आने वाले छोटे मोटे परिवर्तन हैं भी वो सहन नहीं कर सकता है। उसका भावना तंत्र अत्यंत उत्तेजित हो जाता है। कारण भय, चिंता, आशंकाओं के कारण स्वयं में कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता, जिसके अनेक प्रकार के समायोजन की समस्या होती है। वह समायोजन में सरलतापूर्वक समायोजन स्थापित नहीं कर सकता है। तो बच्चों, ये हुआ आपका मनोभार का प्रभाव। सबसे पहला कौन सा? शारीरिक। दूसरा कौन सा आया? मनोशारीरिक रोग। और तीसरा आया मनोवैज्ञानिक प्रभाव। तो ये हुए मनोभार के प्रभाव। बच्चों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।